ये महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा। ये महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा। डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे दोस्त, कि मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या मेरे कातिल भी रोएगा। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बाबी बायोकेम क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बारे में। जैसा कि आप पढ़ रहे थे क्या, डाई हाइब्रिड क्लास के बारे में हमने मोनो हाइब्रिड क्लास को समझा था। यानी कि हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन इस समय चल रहा है टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स के बारे में स्टूडेंट डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान देना, टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स का मतलब कि आनुवंशिकी की शब्दावली हम पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हमने काफी सारी टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया। हमने बात किया मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, देन होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव। समझ रहे हो, दीज आर दी टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, जो काफी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हुआ करती है जेनेटिक्स में। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट हुआ करती है, ध्यान देना। आई होप आपको सभी टर्मिनोलॉजी डिटेल में समझ में आया होगा। आपको करना क्या होता है स्टूडेंट, वीडियो के लास्ट तक बने रहना होता है। अगर कोई भी अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो आप ऐसा मत करा करिए कि बस शुरू में वीडियो थोड़ा ऑन किए, उसके बाद क्या करते हैं बस भाग जाते हैं। तो ऐसा करेंगे थोड़ा बहुत आप समझ भी नहीं पाएंगे, जिससे आप कहेंगे कि वीडियो अच्छा नहीं है, बहुत सारा चीज़ कह सकते हैं। तो आप अगर भाई वीडियो का अच्छे से अगर सोचना चाहते हैं, अगर अच्छे से आनंद लेना चाहते हैं तो लास्ट तक बने रहेंगे, जिससे आपको चीज़ें बहुत तक समझ में आए डिटेल में। ये हमारी गारंटी है, पूरी गारंटी है। अब ऐसा आप सोचेंगे वीडियो में थोड़ा जैसे इंजॉय करके, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, वो हमसे नहीं हो पाएगा। ध्यान देना स्टूडेंट, वो अगर आपको अच्छा लगे तो देखेंगे। बाकी मेहनत तो करा ही जा रहा है भाई आपके लिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह ये सब करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना। सब्सक्राइब कर दिए करिए भैया, लाइक कर दिए। कुछ लोग तो बस वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, कुछ लोग लाइक भी नहीं करते हैं, कुछ लोग शेयर भी नहीं करते हैं। भाई अपनी अपनी वो है, अगर कर देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। तो करा करिए भाई, बोलते नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि देखो, बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि बात करेंगे जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी के बारे में, यानी कि हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्लास को हमने समझ लिया था। हमने बात करना है डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास के ऊपर। ध्यान देना, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास। देन साथ के साथ इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास के बाद पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल की आनुवंशिकता का नियम क्या है उसको भी समझेंगे। ध्यान देना, अब डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास क्या है तुमको पता होना चाहिए। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास हम बताए थे, टेस्ट क्लास का मतलब कि टेस्ट क्लास में करते क्या है, हम F1 जनरेशन को लेते हैं, F1 पीढ़ी क्रॉस्ड विद रिसेसिव पेरेंट, यानी कि F1 पीढ़ी जो प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं, F1 पीढ़ी का हमको क्रॉस किसके साथ करवाना होता है, ध्यान देना, दैट इज द रिसेसिव पेरेंट के साथ। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिसेसिव मतलब अप्रबल लक्षण वाले के साथ हमको क्या करना होता है, ये क्रॉस करवाना होता है। आपको पता होना चाहिए डाई हाइब्रिड क्लास का F1 जनरेशन में क्या मिला था, राउंड येलो जीनोटाइप क्या था, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हाँ या ना, पक्का आपने देखा है ना वीडियो, भाई देखा है ना, अगर देखा है तो तभी समझ में आएगा, अच्छे से बता दे रहे हैं। आप देख लिया करिए भाई, देख लिया करिए, इससे बहुत अच्छे समझ में आए। देखो अब कैसे कहें, कुछ स्टूडेंट है भाई देखते हैं, उनके लिए मेहनत किया जा रहा है खूब सारा ना। देखो कैपिटल आई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये क्या है, F1 जनरेशन का है। उसके बाद इसको क्रॉस किसके साथ करवाना है, रिसेसिव के साथ, यानी कि रिसेसिव क्या मिला था वहाँ पे, स्मॉल आर स्मॉल वाई, यही ना रिसेसिव था, हाँ या ना। अब देखो, अब इसमें हमने क्या करना है, गैमेट बनाना है, और हमने गैमेट बनाना है तो मियोसिस के द्वारा गैमेट बनना है, यानी कि यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया होगी, मियोसिस होगी। यहाँ पर भी क्या होगी स्टूडेंट, दीज आर दी मियोसिस, यानी कि मियोसिस के दौरान क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे, युग्मक यानी गैमेट बनेंगे। और यहाँ पे गैमेट की संख्या कितनी बनेगी, 4 गैमेट बनेगा। कितना गैमेट बनेगा स्टूडेंट्स, 4 गैमेट बनेगा। कैसे चल पता चला कि 4 गैमेट्स बनेगा इधर, क्योंकि इधर क्या है, डबल हेटेरोजाइगस कंडीशन है, 1 हेटेरोजाइगस, देन सेकंड हेटेरोजाइगस, 2 हेटेरोजाइगस कंडीशन है। हमने फार्मूला बताया 2 की पावर n। अब n का मान कितना है, 2 है। कैसे पता चला n का मान 2 है, कैसे पता चला, ये n क्या दिखाता है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस को दिखाता था। तो हेटेरोजाइगस जितने होंगे, यानी कि 1 2 2 है तो 2 की पावर 2 रखेंगे, 2 इंटू 2 बराबर 4, 2 गुणे 2 बराबर 4, यानी कितने युग्मक बनेंगे, 4 गैमेट बनेंगे। अब 4 गैमेट बनेंगे, उसको क्या करना है, इसी में भर देना है। और पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है गैमेट्स का, इसको देखेंगे। पहले तो कैपिटल आर कैपिटल वाई हो सकता है, हाँ या ना।
हो सकता है। उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई हो सकता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई हो सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई हो सकता है। अब कुछ लोग कंफ्यूजन होगा ये कैसे हुआ, तो इसको ऐसे भी क्रॉस करके तुम देख सकते हो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई में क्रॉस करके देख सकते हो। यहाँ से यहाँ लो ना, पहले कैपिटल आर कैपिटल वाई लो, फिर उसके बाद इसमें ले लो कैपिटल आर स्मॉल वाई, हाँ या ना, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, वही चीज हमने लिखा है ना इसमें, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, हाँ या ना, पक्का बढ़ जाए, बढ़ जाते हैं। देखो अब इधर क्या बनेगा गैमेट्स, स्मॉल आर स्मॉल वाई, एक ही गैमेट बनाना, यहाँ से स्मॉल आर आया, यहाँ से स्मॉल वाई आया, हाँ या ना, मियोसिस के द्वारा इस तरीके से गैमेट आपका बन जाया करेगा। जब गैमेट बन जाया करेगा तो करना क्या है, हमने चेकर बोर्ड बनाना है, हमने पढ़ा है चेकर बोर्ड बनाने का तरीका, चेकर बोर्ड कैसे बनाया जाता है, दैट इज वन पेरेंट मल्टीप्लाई टू अनदर पेरेंट, मतलब एक पेरेंट का गैमेट राइट वाला जो रहेगा उधर वाला, मतलब दोनों पेरेंट के जो गैमेट्स होते हैं उसी का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है। जैसे इधर कितना गैमेट है, 4 गैमेट है, 1 2 3 4, 4 गैमेट इधर है, एक गैमेट इधर है, 4 × 1 बराबर 4, यानी कि टोटल मिलाकर के जो चेकर बोर्ड बनेगा उसमें चौखाने की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी, 4 होगी, हाँ या ना, पक्का। कुछ लोग 16 समझ रहे होंगे, ध्यान देना, जैसे डायहेब्रिड क्लास कुछ लोग समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कैसे 16 नहीं आया, देखो भैया गैमेटवा ना, गैमेटवा 4 है ना, 4 इधर एक इधर है, 4 एक के 4 कितना 4 ही नहीं बनेगा, तो इस तरीके से डब्बा बना देना है, डब्बा यानी कि चेकर बोर्डवा बनाना है ना, वो जिसको पुनेट स्क्वायर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पुनेट स्क्वायर चेकर बोर्ड। अब इस तरीके से बना दो, इधर मेल का रख दो, इधर फीमेल का रख दो, अकेले बेचारा पड़ा है, इसको उठा के यहाँ रखो फटाक से, स्मॉल आर स्मॉल वाई रख दिए, 1 2 3 4, 4 डब्बा बना, 4 खाना बन गया ना, खाना या डब्बा वही चीज। अब इधर इसको लो कैपिटल आर कैपिटल वाई, हाँ या ना, इधर लो कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, इस तरीके से क्या करना है, हमने लिख लेना है। अब लिखने के बाद हमने क्या करना है, गैमेट्स को मतलब चेकर बोर्ड जो चौखाना है डब्बा दिखाई दे रहा है उसको फिल करना है। फिल कैसे करेंगे, पहले कैपिटल वाला लिखते हैं, पता होना चाहिए, यहाँ से कैपिटल आर फिर स्मॉल आर फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, हाँ या ना, पक्का। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं, रफ पेन लेके बैठ जाओ, रफ पेन लेके बैठ जाओ फटाक से, बढ़िया से पढ़ना है तब अच्छे से एंजॉय करके। बाकी पता लगा कि वीडियो देख रहे हैं उधर सो रहे हैं, मतलब ऐसे थोड़ी काम चलेगा, अगर अच्छे समझना है तो साथ के साथ अगर नोट्स करेंगे, नोट्स वगैरह बना लेंगे तो सोने पे सुहागा रहेगा ना आपके लिए, बहुत मजा आएगा। देखो वही चीज, कैपिटल आर यहाँ से फिर स्मॉल आर फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आगे कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, हाँ या ना, पक्का बढ़ जाए, बढ़ जाते हैं। इस तरीके से हमने क्या करना है, चेकर बोर्ड भर लेना है। अब इसमें क्या लिखना है, इसका हमको फिनोटिपिक रेशियो, क्या स्टूडेंट, फिनोटिपिक रेशियो यानी कि दृश्य रूप का अनुपात। फिर उसके बाद क्या लिखना है, जीनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो, स्टूडेंट जीनोटिपिक मतलब जीन रूप का अनुपात, उसके जीन में क्या दिखाई दे रहा है और कितने पौधे हमारे क्या दिखाई दे रहे हैं। देखो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या दिखाई दे रहा है, कैसे मतलब दिखाई दे रहा है, सबको लिखना है ना, फिनोटाइप में जीनोटाइप में दोनों। फिनोटाइप पहले देखते हैं, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, हाँ एक दो स्टूडेंट जवाब दिए हैं, ये पता चल जाता है, एक दो स्टूडेंट जवाब दिए होंगे, बाकी तो कह रहे होंगे इसे कैसे पता चल जाता है, हमको पता चल जाता है, आप लोग वीडियो देखते हैं कनेक्ट कर पाते हैं, आप लोग से ध्यान देना, आप लोग को नहीं फील करना चाहिए सब चीजें। देखो कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्या है, एक राउंड एंड येलो सीडेड, जैसे कि F1 पीढ़ी में मिला था, F1 पीढ़ी में हमने देखा था जब डायहाइब्रिड क्लास करा रहे थे ना, F1 पीढ़ी में राउंड एंड लिखते हैं इसको हम, राउंड एंड येलो सीडेड, राउंड येलो, ये कैसा है, राउंड ग्रीन, आगे ब्रिंकल्ड ब्रिंकल्ड येलो, ब्रिंकल्ड ग्रीन, हाँ या ना, पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं बताएंगे। देखो
राउंड येलो, राउंड ग्रीन, व्रिंकल्ड येलो, व्रिंकल्ड ग्रीन। मतलब कि जितने भी दिखाई दे रहे हैं सब एक एक दिखाई दे रहे हैं। एक राउंड येलो दिखाई दे रहा है, एक गोल पीला दिखाई दे रहा है जिसको बोल रहे हैं, एक गोल हरा दिखाई दे रहा है, फिर एक झुर्रीदार पीला दिखाई दे रहा है, फिर एक क्या दिखाई दे रहा है, झुर्रीदार हरा दिखाई दे रहा है। 1:2 1:2 1:1, एक अनुपात एक अनुपात एक अनुपात एक के अनुपात में आपका डाई हाइब्रिड क्लास में फिनोटिपिक रेशियो मिल रहा होता है। अब जीनोटिपिक रेशियो क्या मिलेगा, वही मिल जाएगा। यानी कैपिटल स्मॉल आर कितना है पूरे डब्बे में, देखो कैपिटल स्मॉल आर कितनी बार आया है, एक ही बार आया है ना, एक ही बार आया है ना स्टूडेंट, एक बार आया है तो एक हो जाएगा अनुपात। कैपिटल स्मॉल आर कितना है, एक बार आया है तो ये भी एक हो जाएगा। फिर अनुपात लगा के लिखो, फटाक से लिखो, स्मॉल आर फिर कैपिटल स्मॉल आर कितना है, एक है, एक अनुपात है लास्ट में एक है। तो दोनों ध्यान देना स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा क्रॉस है जिसमें जीनोटिपिक एंड फेनोटिपिक रेशियो which are same and those crosses which are produced for the genotypic and phenotypic ratio are same। मतलब ऐसा कौन सा क्रॉस है जिसमें जीनोटाइप यानी जीन रूप का अनुपात और दृश्य रूप का अनुपात दोनों का समान होता है, दोनों का। जैसे डाई हाइब्रिड क्लास में देखा था 1:1, यहाँ पर भी देख रहे हैं 1:1 के अनुपात में, मतलब सबका अनुपात यही मिल रहा है, हाँ या ना, जीनोटिपिक फिनोटिपिक। भैया देख सकते हो ना, सिंपल। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, समझ में आया? कोई दिक्कत हो आप भैया कमेंट कर सकते हैं बिंदास, कोई दिक्कत नहीं, हाँ या ना। पक्का बढ़ जाए, बढ़ जाते हैं, ध्यान देना, बढ़ जाते हैं। इस तरीके से हमने क्या करा, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास समझा। हमने समझा था वहाँ पे डाई हाइब्रिड क्लास का आखिर देखा जाए तो यहाँ पे हो क्या रहा था, वहाँ पे हमने समझा था। आगे हम इसको समझेंगे भी, तो नियम में समझेंगे उसको डिटेल में, जो कि बताए थे कि डाई हाइब्रिड क्लास में जो कैरेक्टर होते हैं इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं, सॉर्ट होते हैं, ध्यान देना, मतलब स्वतंत्र रूप से। मतलब कि सिंपल, जो गोल वाला है पीले वाले के साथ भी हो सकता है, गोल वाला हरा वाला भी साथ हो सकता है, मतलब झुर्रीदार पीला वाला के साथ भी हो सकता है, झुर्रीदार हरा वाले के साथ, हाँ या ना? पक्का। इसी क्या बोल रहे थे, इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नियम से हम इसको समझेंगे डाई हाइब्रिड क्लास में, हाँ या ना? देखो बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, ध्यान देना। हमारा जो अगला टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है स्टूडेंट, दीज आर दी मेंडल्स लॉ ऑफ मेंडल्स, भैया मेंडल साहब का नाम अच्छे से लिखेंगे ना, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, हाँ या ना? मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, ध्यान देना स्टूडेंट, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ध्यान देना। जब बात करते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की, तो मेंडल साहब ने देखा जाए तो दो नियम दिया है एज पर हायर जेनेटिक्स। अगर एज जेनेटिक्स के तौर पे देखा जाए, मेंडल ने दो नियम दिया है, बट एज पर एनसीईआरटी, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम 3 नियम पढ़ते हैं, बोर्ड के अकॉर्डिंग भी 3 नियम देखा जाता है, ध्यान देना, वो आपको पढ़ाना जरूरी है, हाँ या ना? कैसे क्यों आगे हम बात करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, देन थर्ड। पहला जो नियम निकल के आता है, ध्यान देना स्टूडेंट्स, जिसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, ध्यान देना। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान देना, क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस यानी ANCE, डोमिनेंस देख लीजिएगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, देन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देन थर्ड लॉ क्या है इनका, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एंड असॉर्टमेंट्स, हाँ या ना? इस तरीके से मेंडल साहब ने 3 नियम दिया है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एंड असॉर्टमेंट, ध्यान देना, हाँ या ना? पक्का। अभी हमने बताया 2 ही नियम हायर जेनेटिक्स के तौर पे देखते हैं, यानी हायर जेनेटिक्स की बुक में 2 ही नियम दिया रहता है,
यानी कि एक्चुअली नियम इनके दो हैं, पहला है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दूसरा क्या है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एंड असॉर्टमेंट। सबसे ज्यादा एक्सेप्शन आपका जो अपवाद मिलता है लॉ ऑफ डोमिनेंस का मिल रहा होता है, ध्यान देना, हाँ या ना। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं मेंडल साहब के नियम क्या है। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम कितने हैं, 3 है। प्रबलता का नियम, उसके बाद पृथक्करण का नियम जिसको सेग्रीगेशन बोल रहे हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसके बाद क्या है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी कि स्वतंत्र अभिवन का नियम ना, स्वतंत्र अभिवन का नियम। तो इस तरीके से हम हिंदी में भी इसको समझ सकते हैं, हाँ या ना, पक्का। बढ़ जाते हैं, फटाक से बढ़ जाते हैं। देखो हम बात कर लेते हैं पहला नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस जिसको कहा जा रहा है प्रभाविता का नियम। स्टूडेंट ध्यान देना, प्रभाविता का नियम आपको समझना चाहिए। प्रभाविता जैसा कि शब्द से क्लियर है, हेडिंग से क्लियर हो जा रहा है, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का मतलब इसमें प्रभावी लक्षण जो होगा वो दिखाई देगा, समझ रहे हो। जो प्रभावी लक्षण होगा वो नजर आएगा आपको, जो अप्रभावी लक्षण होगा वो क्या होगा, नहीं दिखाई देगा, वो छुपा रहेगा। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर अप्रभावी लक्षण का जीन नहीं होगा, जीन दोनों होगा, जीन दोनों होगा, लेकिन वो अपने आप को जो रिप्रेजेंट करेगा, अपने आप को जो दिखाएगा, वो लक्षण किसका दिखाई देगा, केवल प्रबल वाले का दिखाई देगा। समझ रहे हो, हाँ या ना, पक्का। देखो हम रेखा चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं इसको, एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर समझते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर। ध्यान देना, जैसे मेंडल साहब ने क्या किया था कि वहां पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में वन पेयर ऑफ कैरेक्टर को लिया था, जैसे लंबा बौना, यानी कि लंबा बौना यानी कि टाल एंड डार्क, टाल एंड डार्क को लिया था, हाँ या ना। टाल के लिए हमने कैपिटल टी लिया था, डार्क के लिए स्मॉल टी लिया था। हो क्या रहा था, यहाँ पर क्रॉसिंग देखा जा रहा था, यानी कि मियोसिस की प्रक्रिया हो रही थी। मियोसिस की प्रक्रिया के दौरान क्या बन रहे थे, गैमेट बन रहे थे। यहाँ पर भी क्या होगा, मियोसिस, यहाँ से कैपिटल टी आया, यहाँ से स्मॉल टी आया, कैपिटल टी स्मॉल टी आपस में मिल जाया कर रहे थे। इसको हमने क्या बोल रहे थे, F1 जनरेशन। क्या बोल रहे थे स्टूडेंट, F1 जनरेशन। देन इसको हम क्या बोल रहे थे, P1 जनरेशन, P1 पीढ़ी या P जनरेशन। ध्यान देना, इसको हम क्या बोल रहे थे, आल है टाल स्टेम। समझ रहे हो, यानी कि F1 पीढ़ी में जो हमको लक्षण दिखाई दे रहा था, सभी पौधे का तना कैसा दिखाई दे रहा था, लंबा दिखाई दे रहा था। भैया लंबा पौधा बौना पौधा के बीच क्या करा रहे हैं, संकरण करवा रहे हैं। संकरण कराने से F1 पीढ़ी में जो पौधे मिल रहे हैं, सभी पौधे का तना कैसा मिलता है, सभी पौधे कैसे दिखाई देते हैं, लंबे दिखाई देते हैं, यानी प्रबल लक्षण अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, केवल प्रबल लक्षण दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि बौना वाला जीन नहीं पाया जा रहा, बौना वाला जीन है, स्मॉल टी है, लेकिन अपने आप को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो लंबे वाला, यानी कि लंबा वाला जो लक्षण है बौने पौधे वाले लक्षण को सप्रेस कर दे रहा है, दबा दे रहा है, सिंपल सा समझ सकते हैं। ध्यान देना, तो जिसको हम प्रबलता का नियम कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं, ध्यान देना स्टूडेंट्स, दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा करते हैं, ध्यान देना। तो इस तरीके से हम लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझ सकते हैं, ध्यान देना, सिंपल लॉ ऑफ डोमिनेंस बता सकते हैं, और कई मीडियम से कई माध्यम से बता सकते हैं, बहुत सारा इसमें दिमाग नहीं लगाना होता है। कहने का मतलब F1 पीढ़ी में हमको क्या मिल रहा है, डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं, प्रबल लक्षण, दीज आर द लॉ ऑफ डोमिनेंस, हाँ या ना स्टूडेंट। ध्यान देना, इस तरीके से हम लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझ सकते हैं, ध्यान देना। जैसे इसको हम अपने एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, ध्यान देना, अपने जो जिंदगी में मतलब कि जैसे आप लोग किसान घर के हैं ना भैया, आप लोग किसान घर के बच्चे हैं ना भाई, सब किसान के घर के अधिकतर होंगे, आपको सबको पता होगा, आप खेती करते होंगे। इस समय जैसे सीजन आलू वालू खोद लिए होगा ना बढ़िया से, अब आप बहुत सारा जैसे मार्केट से लाए हो, कोहड़ा हो गया, लौकी हो गया ना, करेला हो गया, उसके बाद नेनुआ हो गया, बोड़ा हो गया, ये बहुत सारा चीज़ है, काकर खरबूजा उर्बूजा, बहुत सारा चीज़ तो आपने लाया है। अब लाने के बाद आप क्या करेंगे, उसकी बुआई करेंगे, समझ रहे हो, मार्केट से ला रहे हैं। अब आप जब गए होंगे मार्केट में सीड लाने, बीज लाने जब गए होंगे, तो कहे होंगे कि हमको बीज दे दीजिए, तो वहाँ पे दुकानदार होगा, आपको कहा होगा हाइब्रिड सीड चाहिए, यानी कि F1 वाला सीड, समझ रहे हो, वहाँ पे लिखा रहेगा पैकेट के ऊपर F1 हाइब्रिड सीड, मतलब कि वो ऐसे बीज होंगे जो बहुत अधिक पैदावार देंगे, पैदावार अधिक देंगे क्योंकि F1 है। जैसे पहली पीढ़ी आएगी, तुमने घर पे लगाया, अपने मतलब खेत में लगाया, तो वो क्या है, पहली पीढ़ी है, F1 पीढ़ी में अधिक पैदावार देंगे। अब तुम चालाक थे, तुमने क्या किया, अब तो लौकी बिया हमको लेना नहीं है, हमने क्या करेंगे, लौकी को सुखवा लेंगे, लौकी सुखवाने के बाद उसी में बीना ले लेंगे, कोहड़ो सुखवा कर कोहड़ो बीना रख लेंगे। पहले दादी उदी दादी दादा इसे करते थे ना। अब भैया उतना कहाँ पैसा था, उतना कहाँ, मतलब अब तो कौन रखता है बिया, अब वही बिया रख लेंगे, अब बिया वही रख लेंगे, तो तुम कहोगे अगले साल फिर से लगा देंगे, तो क्या होगा, क्या होगा,
लगा तो दोगे, कोई दिक्कत नहीं, जम भी जाएगा, लेकिन पैदावार उतना नहीं होगा। समझ रहे हो? यानी कि जैसे F1 पीढ़ी में F2 पीढ़ी कहने का मतलब जो तुमने रखा अपने घर पे फिर से लगाओगे वो F2 पीढ़ी आ जाएगी ना, F2 पीढ़ी। अब F2 पीढ़ी में क्या हो जाएगा, पृथककरण हो जाएगा, मतलब पृथककरण का नियम वहां पे काम करेगा, मतलब दिखाई देने लगेगा, मतलब कि वहां पर पैदावार उतना अच्छा नहीं रह जाएगा। ये एकदम और सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, कुछ लोग इससे कोरिलेट नहीं कर पाए हो तो और अच्छा एग्जांपल लेते हैं। जैसे धान का समय आने वाला है, जैसे गेहूं कटने के बाद धान का ही तो समय आएगा, धान का समय आएगा कि नहीं राइस, तो आप क्या करोगे, जाओगे ना, जाओगे बीज भंडार पे, कहोगे तो हमको धान का सीड चाहिए, हर एक वेराइटी का धान, आप हर एक वेराइटी का राइस का सीड लेते हो, तो वहां पे क्या होता है कि आप कहते हो हाइब्रिड सीड चाहिए, जो भी सीड आप क्या करते हो लाते हो, फिर बेहन वगैरह जो भी जैसे डाला जाता है आप चीज उसको डालते हो, फिर उसके बाद उसको उखाड़ करके अपने खेत में लगा देते हो, जिससे क्या होती है लास्ट में पीट उठ करके धान रख लेते हो, चावल वगैरह खा लेते हो बढ़िया से। उसके बाद ऐसा कभी नहीं करते कि वही धान से थोड़ा सा धान जो है हम बचा के रख ले, अगले साल फिर से वही हम बेहन डाल देंगे ना, बेहन डाल देंगे जिससे हमको खरीदना नहीं पड़ेगा, मतलब धान। ऐसा तो नहीं करते कभी, करते हो कोई? पहले करते थे, अब नहीं करते कोई। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि अगर फिर से वही करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, पैदावार उतना अच्छा खासा नहीं होगा। सपोज दैट पहली बार में उन्होंने खेत में बोया 10 क्विंटल के आसपास, सपोज दैट एक मोटा मोटा एवरेज लेते हैं, कोई खेत है उसमें उन्होंने बढ़िया से बेहन वगैरह डाल करके लगाया, उसमें 10 क्विंटल अनाज हुआ ना, एक मोटा मोटा ले रहे हैं। फिर वही अगर धान रख दिए हैं, मतलब कि जो मार्केट से लेके आए हैं उसकी बात कर रहे हैं, अब पीटने उठने के बाद फिर धान रख दिए, फिर उसके बाद डाले, अब फिर मतलब उसको लगा रहे हैं, यानी F2 पीढ़ी अपने घर पर ही, फिर क्या हो जाएगा, वहां पर पैदावार कम हो जाएगा, यानी वहां पर आधा हो जाएगा, 6 से 7 क्विंटल या 5 क्विंटल हो सकता है, हाँ या ना पक्का, मतलब कि वहां पर F2 पीढ़ी आ जाएगी। समझ रहे हो? जिसको हम आगे पढ़ेंगे लाभ सेग्रीगेशन में। आई होप आपको समझ में आया होगा, सोच रहे हैं वीडियो लंबी ना हो, नहीं तो मन था तो इसी में पढ़ा दिया जाता। थोड़ा कुछ स्टूडेंट कहते हैं भाई वीडियो लंबा हो जाता है, तो इसी वजह से वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं भाई, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे बहुत अच्छा रहेगा स्टूडेंट, ध्यान देना। कभी कहते नहीं लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, तो भाई करा करिए ये सब चीज़ें। समझ रहे हो? होते हैं बार बार क्या कहें, तो आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे स्टूडेंट, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ध्यान देना। इससे और सारा वीडियो आपको मिलता रहेगा कंटेंट, क्योंकि आपके लिए ये काम किया जा रहा है, ध्यान देना। अगर आप थोड़ा बहुत मदद कर देंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। समझ रहे हो? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स।